नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड पेपर। तो ये होगा आपका जो पार्ट 4 है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और लगभग आपके 80 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे इस पेपर के। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का, भारत के किस राष्ट्रपति की सहमति से उत्तरांचलीय उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था, याद रखना उत्तराखंड पुनर्गठन ही है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन है। तो वो आया था आपका 2000 में, और 2000 में जो आपके राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। याद रखना KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। पढ़ लेते हैं। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ये आप याद रखना है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया था 27 जुलाई को। 1 अगस्त को लोकसभा से पारित होता है, 10 अगस्त को आपका राज्यसभा से, और 28 अगस्त को जो आपके KR नारायण उस समय के जो राष्ट्रपति थे आपके, तो उसको क्या देते हैं, मंजूरी देते हैं। ठीक है ना, तो 1, 10 और 28 अगस्त। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और भारत गणराज्य का 27वां राज्य बन गया था। जनवरी 2007 में नए राज्य ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया था, उत्तराखंड कर दिया था। KR नारायण की बात करें तो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, पहले मलयाली मतलब केरल से थे, और पहले दलित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति को सर्वाधिक बहुमत से निर्वाचित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बनने वाले वे पहले मलयाली व्यक्ति भी थे। वह भारत के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। कर्मभूमि और उदयभूमि KR नारायण का विश्राम स्थल है, याद रखना, कर्मभूमि या उदयभूमि। R वेंकटरमन की अगर बात करें तो 8वें राष्ट्रपति थे, और इससे पहले वो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। चीन की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति भी R वेंकटरमन थे। तमिलनाडु के औद्योगिक वास्तुकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। एकता स्थल इनका क्या है, विश्राम स्थल है। शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति, वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब के राज्यपाल भी रहे थे। इससे पहले भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। और कर्मभूमि भी देखा जाए तो कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का विश्राम स्थल है। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो 11वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई से 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग या इंजीनियर के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और DRDO के साथ काम किया था, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, जनता के राष्ट्रपति, ठीक है ना। और सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। पनडुब्बी जो थी आपकी INS सिंधु रक्षक में नौकायन करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति, सुखोई 30 उड़ाए थे उन्होंने अपने टाइम पे। विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। पद्म भूषण मिल चुका था 1981 में, विभूषण मिला 1990 में, और भारत रत्न मिल चुका था 1997 में। और इनकी आप जानते हैं आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर, बोल सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे। उत्तरांचल अब उत्तराखंड किसके द्वारा बनाया गया था? अभी बताया, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 भारत की संसद का एक अधिनियम था, जिसे 2000 में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तरांचल नाम दिया गया था उस समय। लिखा हुआ है तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे हमारे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वाले NDA सरकार। NDA बोला जाता है BJP और उसके घटक दलों को, BJP प्लस को। NDA मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्रेटिक अलायंस। हिंदी में बोला जाता है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये आपने याद रखना है। अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कानून पेश किया था। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड उत्तर भारत का एक राज्य है जो हिमालय से पार करता है या हिमालय पर अवस्थित है। अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। योग अध्ययन के प्रमुख केंद्र ऋषिकेश को बीटल्स एक आपका बैंड है, आई थिंक ये आपका ब्रिटेन का था, उस समय बहुत फेमस है। 1968 में इन्होंने ऋषिकेश की यात्रा की थी। और अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। मछली जो आपकी देखी जाए, राज्य मछली हमारी गोल्डन महासीर है। और खेल फुटबॉल है, और पेड़ हमारा कौन सा, बुरांस का पेड़ है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय था वो उत्तराखंड। आप जानते हैं बाढ़ आई थी 2013 में मंदाकिनी में, ठीक है ना। केदारनाथ काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो गया था, तो ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में जिस होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो, एक जो आपका अथॉरिटी, ये तो अथॉरिटी है, पर इसके लिए एक्ट लाया गया था। हुआ क्या था कि दिसंबर
2004 में भारत के तटवर्ती क्षेत्र केरल तट, तमिलनाडु के तट पर क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है, और उसके तहत ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून लाया जाता है आपका कब, 2005 में। ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपदा को बोल सकते हैं, आपदा प्रबंधन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। कॉन्करेंट मतलब इसमें दोनों, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सरकार क्या कर सकती है, अपना कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी होता है, एक आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, मतलब राज्यों को भी अधिकार है डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने का या उससे संबंधित कानून बनाने का। तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। वैधानिक है क्योंकि एक्ट के द्वारा आए तो ये स्टैट्यूटरी स्टेटस रखता है। जब कोई भी कानून बोल सकते हैं आपका पारित होता है संसद के द्वारा, तो कोई भी संस्था अगर उसके द्वारा बनाई जाती है तो वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। अगर इसी का जिक्र अगर आप अनुच्छेद में कर देंगे तो उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। और अगर संसद का कोई भी रोल ना और केवल सरकार द्वारा बनाया जाए तो उसे प्रशासनिक निकाय बोलते हैं। जैसे आपका नीति आयोग है, या आपका जैसे नीति आयोग हो गया, ये प्रशासनिक निकाय है, इसका जिक्र नहीं मिलता आपको अनुच्छेद या फिर किसी कानून में। और दूसरा अगर आप बात करें जैसे इलेक्शन कमीशन है आपका, तो आर्टिकल 324 है, तो वो आपका संवैधानिक निकाय है। और अगर एक्ट के द्वारा है तो आपका वैधानिक निकाय है। एनडीएमए का गठन औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार किया गया था। याद रखना 27 सितंबर 2006 को। एनडीएमए में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखना अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और 9 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल में आके एनडीए में 10 आपको देखने को मिलेंगे क्या सदस्य, और ऐसे एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा से निपटने और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण के लिए या आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने वाला शीर्ष निकाय है। एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति वाला एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों, और रोकथाम, तैयारी और समन की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका काम है। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया था। ये आप याद रखना। ये पेपर में पूछा गया था कि पारित कब किया था, आया तो था आपका 2005 में, पर अधिनियमित कब कर दिया गया था, तो जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देख लीजिए एसटीएमए, के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, ताकि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व एवं कार्यान्वयन किया जा सके। उत्तराखंड की अगर बात करें तो स्थापना आप जानते हैं 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 27वां राज्य बना था भारतीय गणराज्य का। पिथौरागढ़ को अगर देखें तो मिनी कश्मीर कहा जाता है, ऋषिकेश को योग नगरी, मसूरी को हिल स्टेशन, क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन कहा जाता है, नैनीताल को झील डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, देहरादून को विद्यालयों का शहर कहा जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी आपकी चमोली में अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला क्या विश्वविद्यालय 1960 में बना था, और इसकी बोल सकते हैं आधारशिला रखी थी किसने, उस समय के आपके बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी, और 2002 में आई थिंक इसको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया था, आईआईटी का। ठीक है ना। सेंट्रल बाइंडिंग, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आईआईटी नहीं है पहला, इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी जो पहला है वो आपका देखने को मिलता है आईआईटी खड़गपुर है शायद से पहला। सेंट्रल बाइंडिंग रिसर्च, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, फिर भी देख लेना आप, एक बार चेक कर लेना। सेंट्रल बाइंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका देखने को मिलेगा रुड़की में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ये आपको मसूरी में देखने को मिलेगी। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आपका एफआरआई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, ये पेट्रोलियम वाला भी आपको देखने मिलेगा कहाँ, देहरादून में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा। एरिस जो आपका सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये उत्तराखंड नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। राजधानी आप जानते हैं ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है, और शीतकालीन कौन सी, देहरादून है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना है 2019 के बाद। पहले आपका राज्य हुआ करता था। तो जम्मू और कश्मीर में 20 जिले आते हैं, वह जम्मू में देखें तो 10 आते हैं, और कश्मीर में भी आपके 10 हैं। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियाँ, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू आपकी कैसी शीतकालीन है। जम्मू और कश्मीर एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है ना। एक सदनीय मतलब यहाँ पे आपका विधानसभा देखने को मिलती है, विधान परिषद नहीं है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 के बन गए थे, आपके केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और दूसरा कौन था, लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 31 अगस्त 2019 को प्रभावित हुआ था, यह प्रभाव हुआ था। तो 5 अगस्त को लाया जाता है, 31 अगस्त को ये प्रभावित हो जाता है। वुलर झील हो गई, डल झील हो गई, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जिसमें सभी चुनावी बूथों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया था। जम्मू और कश्मीर किसके लिए जाना जाता है, केसर की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं आपकी कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। उपराज्यपाल अभी मनोज सिन्हा है,
और प्रमुख नृत्य यहाँ के दमहल, रौफ और कुड़ी। कई बार पेपर में पूछा जाता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के लिए क्या था? अस्थायी विशेष प्रावधान रखता था। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है और जम्मू कश्मीर को भारत का बागीचा कहा है, ठीक है ना। यहाँ पे शालीमार बाग भी है, आई थिंक वो शाहजहाँ ने बनाया था या जहांगीर ने बनाया था। एक शालीमार बाग है, आप चेक कर लेना। शायद से जहांगीर ने बनाया था या फिर शाहजहाँ, इन दोनों में से एक ने बनाया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन होता है। निकलता है किससे? पंजाब से। कुल्लू को भगवान की घाटी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पिथौरागढ़ को कहा जाता है। और हिमालय प्रदेश भारत में विशेष रूप से सेब का प्रमुख उत्पादक है। हिमाचल प्रदेश को सभी ऋतुओं का राज्य कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में भारत का पर्वतीय राज्य है, आप जानते हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बैन करने वाला जो बोल सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, हिमाचल प्रदेश था। पहला कार्बन मुक्त राज्य भी आपका कौन है? हिमाचल प्रदेश है। धूम्रपान मुक्त भी आपका हिमाचल प्रदेश है। पहला एक ऐसा राज्य जिसने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किया था। हिंदी और पहाड़ी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भाषाएं। केंद्रीय आलू संस्थान आपको कहाँ पे देखने? पेपर में पूछा गया था। आपका आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। मशरूम संस्थान भी आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आलू और मशरूम दोनों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको। सोलन को लाल सोने का शहर कहा जाता है। राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला आपकी कैसी शीतकालीन राजधानी है। नागालैंड की अगर बात करें तो भारत का 16वां राज्य बना था। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। थिमोगा नागालैंड का पुराना नाम था। नागालैंड को विश्व की बाज राजधानी कहा जाता है। प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय कोहिमा में आपको देखने मिलेगा। ऑपरेशन यू आप जानते हैं। ऑपरेशन यू तो ये चलाया था किसने? बोल सकते हैं ब्रिटिश आर्मी ने। किसके खिलाफ? जापानीज आर्मी के खिलाफ। नागालैंड ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या, याद रखना यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। ग्रेट हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्ट। त्योहारों की भूमि कहा जाता है। नागालैंड के गेरीफेमा गांव को भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव कहा जाता है। और राजधानी आप जानते हैं कौन सी? कोहिमा है। गेरीफेमा गांव पहला तंबाकू मुक्त राज्य, सॉरी जिला, सॉरी गांव, ठीक है ना। गेरीफेमा गांव पहला तंबाकू मुक्त क्या है? गांव है, सॉरी। अच्छा आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष निकाय? अब आप जानते हैं एमएसएमई बोला जाता है। और याद रखना एमएसएमई एक्ट आया था आपका 2006 में। तो इसे बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इसे बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, राज्य औद्योगिक विकास निगम ये था आपको तो कौन सा? ये था उद्योग संघ उत्तराखंड, ठीक है ना। ये शीर्ष निकाय है आपका। तो लिखा हुआ है उद्योग संघ उत्तराखंड IAU, ठीक है। तो लिखा उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों का एक शीर्ष निकाय है। इसका मजबूत सदस्यता आधार उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई में फैले व्यापक उत्पादों और सेवाओं को शामिल करता है। उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देने के साथ IAU राज्य और उसके उद्यमियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। IAU उत्तराखंड में 2 स्तरीय प्रणाली है जो संबंधित अध्यायों के माध्यम से राज्य और शहर स्तर पर काम कर रही है। संगति का जोर हमेशा मौजूदा उद्योग की मदद करने और उत्तराखंड में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रयास करता रहता है। यह सरकार, व्यापार और उद्योग सहित सभी संबंधितों के साथ जमीनी स्तर पर बातचीत का और निर्माण रख रखाव का काम करता है। सिडकुल की अगर बात करें, इसे बोला जाता है राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास उत्तराखंड लिमिटेड। उत्तराखंड का सरकार का एक उपक्रम है और इसका आपको देखने मिलेगा हेडक्वार्टर देहरादून में। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और सिडकुल का प्राथमिक उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य में सीधे या विशेष प्रायोजनों, वाहनों, निवेश सहायता प्राप्त कंपनियों आदि के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे और उद्योगों को विकसित करने के लिए राज्य का समग्र औद्योगिक विकास प्रदान करना। तो अगर सिडकुल का पूछा जाता है आपका कहाँ है मुख्यालय, तो आप याद रखना देहरादून में। निम्नलिखित पर्वत शिखर कौन सा हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो गुरु शिखर नहीं है। गुरु शिखर आपको देखने मिलेगा अरावली में। और अरावली आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना, अरावली। कामेट की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका नेपाल और नेपाल और भूटान की तरफ फैला हुआ है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। तीनों आपकी किसकी चोटियाँ? ये हिमालय की हैं, ग्रेट हिमालय की। और हिमालय कैसा है आपका? यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय का जन्म किससे हुआ? टेथिस सागर से, ठीक है ना। ये याद रखना। टेथिस सागर किसको बांट देता था? ऊपर था अंगारा लैंड, ठीक है ना, अंगारा, और नीचे कौन सा? या लॉरेशिया बोलते थे। और नीचे होता था आपका गोंडवाना लैंड, जिसका पार्ट हुआ करता था कौन? इंडिया। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जानी जाती हैं कोल प्रोडक्शन के लिए,
ठीक है ना, कोल माइनिंग के लिए, प्रोडक्शन के बोले, माइनिंग के लिए। गुरु शिखर की अगर बात करें, हिमालय में नहीं है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गुरु शिखर समुद्र तल से 1772 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये याद रखना आप लोग, हिमालय के सबसे ऊंचे, याद रखना हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ रखता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पहाड़ हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर किसकी बात, ऊंचाई की बात करें, लंबाई की अगर बात करें, तब आपका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका कौन सा, रॉकी, और दूसरा आ जाता है आपका कौन सा, ये साउथ अमेरिका की तरफ कौन सा है यार, एंडीज। साउथ अमेरिका में एंडीज ये सबसे लंबा है, ठीक है ना। देखा जाए सबसे ऊंची चोटी 8,850 बोलो, पर आप याद रखना 8,848.86 मीटर है किसकी, एवरेस्ट की, नेपाल में। फिर केटू आता है, गॉडविन ऑस्टिन केटू, ये पाक अधिकृत कश्मीर में। और ये आपका याद रखना ये हिमालय का नहीं, बल्कि ये किसका, ट्रांस हिमालय का। कंचनजंगा की अगर बात करें 8,598, नेपाल भारत में। लाहौते आता 8,501, नेपाल तिब्बत। मकालू आता 8,463, नेपाल तिब्बत। चो आयु ये आता 8,201, नेपाल तिब्बत। धौलागिरी 8,167 नेपाल में। मनासलू 8,163 नेपाल में। नंगा पर्वत आप देखने मिलेगा 8,125 पाक अधिकृत कश्मीर में। एक चीज़ याद रखना, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हिमालय का विस्तार कहाँ से देखने मिलता है, तो याद रखना हिमालय का विस्तार आपको नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक देखने को मिलता है, जो म्यांमार में, नामचा बारवा। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर म्यांमार तक, ठीक है ना, ये आंसर होना था। अन्नपूर्णा अगर बात करें 8,091 नेपाल में अवस्थित है आपकी। दुनिया के 7 सबसे शिखर, जैसे एवरेस्ट है तो ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ की बात करें दक्षिण अमेरिका में। देनाली या मैकिनले की अगर बात करें उत्तरी अमेरिका में, आपका अलास्का की तरफ है। कोशिशको की बात करें ऑस्ट्रेलिया में 2,228। किलिमंजारो आपका अफ्रीका में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका कैसा है, वॉल्केनिक पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ब्लैंक की अगर बात करें यूरोप में आपको देखने मिलेगा, यूरोप का सबसे ऊंची चोटी, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और विंसन मैसिव की अगर बात करें अंटार्कटिका में। कामेट की बात कर लेते हैं, तो कामेट उत्तराखंड भारत के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, या उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। इसकी उपस्थिति एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जो 2 चोटियों के साथ एक सपाट शिखर क्षेत्र में सबसे ऊपर है। इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 7,756 मीटर। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, तो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले 1953 में तेंजिंग और हिलरी ने चढ़ाई की थी, और 8,848.86 मीटर, देखो ये लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई सबसे हाल ही में नेपाल और चीनी अधिकारियों ने 2020 में स्थापित की थी। ब्रिटिश स्कूल के शिक्षक जॉन मेलोरिने ने 1921 से लेकर 1924 तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले 3 प्रलिखित प्रयासों में भाग लिया था। आगे चलते हैं। तो सफलता 1953 में मिली जब वो चढ़ गए थे, ठीक है ना, तेंजिंग नॉर्गे और वो। नंदा देवी की बात करें तो कंचनजंगा के बाद अगर देखा जाए तो नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आप बोलोगे आप कि भाई नंदा देवी, देखो कंचनजंगा के बाद, पर कंचनजंगा भी ना थोड़ा सा किस तरफ पड़ता है, सिक्किम की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर से कौन सा देश लग जाता है आपका, वहाँ पर तिब्बत लग जाता है। पर अगर नंदा देवी की बात करें तो पूर्णतः भारत में, ठीक है ना, उत्तराखंड में आता है। तो वैसे तो दूसरा है, हिमालय का तो दूसरा है याद रखना, हिमालय का तो दूसरा है, पर पूर्णतः भारत में पहला आ जाता है। अब कंचनजंगा की बात बोल रहा है, वैसे तो आप बोलते हैं K2 है, पर आप जानते हैं K2 का है, ये ट्रांस हिमालय का है, हिमालय के पीछे का, उसे कंसिडर नहीं किया जाता हिमालय में। अच्छा, गणनाओं से इससे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। 808 में धौलागिरी को ऊंचा साबित किया गया था, तब जब उस समय धौलागिरी माना जाता था भाई सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई कितनी, 7,816 है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई नंदा देवी की। पेपर में पूछी गई थी शायद से, 7,816, 7,816। ये 7 समिट्स है, जैसे देनाली और मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका में बताया था, अलास्का की तरफ है। एकांकागुआ आपका ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, एंडीज़ में, और ये आपका देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। माउंट ब्लैंक यूरोप में जाना पड़ेगा। एल्ब्रुस जो आता है आपका यहाँ पर है, अरब क्षेत्र में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। एवरेस्ट आपका एशिया में, किलिमंजारो आपका अफ्रीका में, ये आपका कोशिशको आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और माउंट विंसन मैसिव आ जाता है आपका अंटार्कटिका में, ये आप याद कर लेना। कीर्ति ग्लेशियर की अगर बात करें, कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कीर्ति ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक पहाड़ कीर्तिपुंभ के पूर्वोत्तर की ओर स्थित है। कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर में शामिल होता है, जो गंगा नदी का क्या स्रोत है, ये याद रखना। तो कीर्ति ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर साथ में अच्छा, उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी 1960 में गठित किया था, एक जिला है आपका, घरवाल क्षेत्र का एक हिस्सा था। इस जिले में यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगोत्री से गंगा नदी दोनों का ही स्रोत माना जाता है। पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो कुमाऊं रीजन में आपका आता है, और भारत का मिनी कश्मीर कहा जाता है, और उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चमोली की अगर बात करें तो घरवाल मंडल में आता है। अब घरवाल मतलब ये गढ़वाल को बोला जा रहा है, ऐसे लिखा जाता है ना, इंग्लिश में लिखा जाता है गढ़वाल, ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में गढ़वाल बोला जाता है।
पर इंग्लिश में लिखते हैं तो ये ट्रांसलेशन इसलिए ये गढ़वाल लिख रहा है, ठीक है ना, तो माइंड मत करना। पहले यह 1960 के दशक तक पौड़ी गढ़वाल के का हिस्सा था, लेकिन 24 फरवरी 1960 को चमोली को एक नए जिले में अपग्रेड कर दिया गया था। प्रशासनिक मुख्यालय इसका गोपेश्वर में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी चमोली में आपका अवस्थित है। चमोली को चिपको आंदोलन की जन्मस्थली भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बोखड़ा ने की थी, ये आपने याद रखना है। टिहरी गढ़वाल की अगर बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा कि एक चीज़ आपने याद रखना है कि ये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत क्या होता है? पोषित होता है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना इसी जिले में आपकी अवस्थित है। सोन नदी की अगर बात करें, सोन नदी है गंगा की सहायक नदी है और ये बिहार के आसपास, बिहार में पटना के पास में क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना, नीचे से मिलती है, मतलब ये आपकी राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, मतलब दाईं तरफ से मिलती है। जब गंगा नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ से मिलती है ऐसे, ऊपर से गंडक आ जाती है आपकी और घाघरा आ जाती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। लिखा हुआ है गंगा प्रणाली, तो गंगा प्रणाली भारत की प्रमुख जल निकासी प्रणाली। इसका उत्तराखंड में गौमुख 3900 मीटर के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से निकलती गौमुख से। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है, तब जाके इसका नामकरण होता है गंगा। अलकनंदा की अगर बात करें तो अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती सतुपंथ ग्लेशियर से, ये आप याद कर लेना। गंगा की बाईं ओर से सहायक नदियाँ जैसे रामगंगा, गोमती, काली, गंडक, कोशी, महानदी, और दाईं तरफ से आती है आपकी यमुना और सोन। इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो हिमालय में कैलाश पर्वत चैमयंगडंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, किस नाम से निकलती है? यारलंग शांगपो के नाम से निकलती है। कावेरी नदी की अगर बात करें, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है ना, ताल कावेरी। अभी देखो पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना कावेरी नदी पर है। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स का है कर्नाटक में, ठीक है ना, वहाँ से निकलती है आपकी कावेरी। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये आपका गंगा नदी तंत्र है। तो अगर आप ऊपर से देखो तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये सारी नदियाँ आपकी लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरी हैं, बाईं तरफ से मिलती हैं। वहीं यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? गंगा की, जो प्रयागराज में मिलती है आपकी। अगर आप पटना के आसपास देखें तो पटना में देखो ये सोन नदी आ गई नीचे से पटना के पास में, और गंडक, घाघरा ये भी यहाँ पे मिलती है पटना में। उसके बाद क्या होता है कि जब फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में क्या होती है कि गंगा आती है, तो वहाँ पर वो दो शाखाओं में बन जाती है। एक शाखा आगे की तरफ निकलती है पद्मा के नाम से, जो पश्चिम बंगाल में जानी जाती है, और एक नीचे हुगली के नाम से, जिस नदी के किनारे के आपका कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दामोदर नदी भी आपकी पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या बोला जाता है? शोक कहा जाता है। वहीं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोशी नदी को कहा जाता है। आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, निम्न में से कौन सा बांध यमुना नदी पर बना हुआ है? तो यमुना नदी पर बना हुआ है सूर्यधर बांध आपका, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध परियोजना में भारत में उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी, अगर यमुना नदी की बात करें, कालसी ब्लॉक में लखवार शहर के पास निर्माणाधीन लखवार बांध और पावर स्टेशन व्यासी बांध और हथीरी पावर स्टेशन और काट पत्थर बैराज शामिल है। 40,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई और कुल 927 मेगावाट पन बिजली उत्पादन का उद्देश्य है। किसाऊ बांध की अगर बात करें, किसाऊ बांध टॉस नदी पर बना हुआ है, और ये आपने याद रखना है कि टॉस नदी सहायक नदी किसकी? आपकी यमुना की सहायक नदी है। और ये बोल सकते हैं उत्तराखंड की, बोल सकते हैं उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है उसका निर्धारण करती है, हिमाचल से अलग करती है। यह एक प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बांध है जो भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सीमा का निर्धारण करता है। परियोजना स्थल डाक पत्थर से लगभग 39 किलोमीटर उत्तर में तथा इचारी बांध के ऊपर की ओर स्थित है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य बिजली उत्पादन और अनुप्रभा में जल आपूर्ति करना है। कालागढ़ बांध की अगर बात करें, इसे रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है, पर याद रखना ये रामगंगा देगा नहीं तो क्लियर हो जाएगा कि ये रामगंगा नदी पर है, ठीक है ना। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कालागढ़ जो बांध है के भीतर ही स्थित है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। इस बांध का मालिक उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है, और बांध रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। बांध का निर्माण 1961 में हुआ था और 1974 में पूरा हो गया था। कोठार नदी की की बात करें तो कोठार बांध आपका कोशी नदी पर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का मिनी कश्मीर, ये सारी चीज़ मैं बता चुका आपको। जेलंग पर्वत की अगर बात करें तो ये आपका देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में, ठीक है ना। तो जेलंग पर्वत उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। जेलंग पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 5,871 मीटर है, और उत्तराखंड में 472 नामित पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊंचा और सबसे प्रमुख जो पर्वत है वो नंदा देवी है। उत्तरकाशी जिसका अर्थ होता है उत्तर की काशी, भारत के उत्तराखंड का एक शहर है।
उत्तरकाशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के लिए एक धार्मिक स्थल है। उत्तरकाशी शहर को शिव की नगरी और शहरों में कई मंदिर आश्रम आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर समुद्र तल से 1158 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। 23 सितंबर 2003 को उत्तरकाशी में भूस्खलन हुआ था, जिसमें बस स्टैंड क्षेत्र के होटल दुकानें नष्ट हो गई थी। 2013 में उत्तराखंड बाढ़, उत्तरकाशी अशी गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र और भागीरथी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक कई बाढ़ की चपेट में आ गया था। राष्ट्रीय उद्यान के लिए ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति देखो, ऑनलाइन कर सकते हो, तो उसके लिए एक बोल सकते हैं आपका विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, पथिक। ये कहाँ पर हुआ था? ये था गंगोत्री नेशनल पार्क, जो आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरकाशी में। तो राष्ट्रीय पार्क के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति को जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली पथिक प्रारंभ की गई थी। एकल खिड़की ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सरकार द्वारा अनिवार्य हैं और आर्थिक ऑपरेटरों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। एकल खिड़की डेटा के लिए एकल प्रविष्टि बिंदु है और डेटा केवल एक बार जमा किया जाना चाहिए। 1990 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। 1800 से बोल सकते हैं 7083 मीटर तक की ऊंचाई में भिन्नता को प्रकृति द्वारा शंकुधारी वन, घास के मैदान और ग्लेशियरों से सजाया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। पार्क की निचली ऊंचाई में हम पश्चिम हिमालय, सब अल्पाइन, जो सब एल्पाइन वन होता है, सब अल्पाइन मतलब सब एल्पाइन वन, शंकु वृक्ष देखने को मिलते हैं और अधिक ऊंचाई पर हम पश्चिमी हिमालय अल्पाइन झाड़ियां देखने को मिलती हैं। राजा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो लिखा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी है, जो हिमालय की तलहटी के पास शिवालिक को घेरता है। शिवालिक श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के 820 किलोमीटर और 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में, और इसका निर्माण हुआ था 1983 में। 3 आपकी क्या थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, चिल्का थी, मोतीचूर थी और कौन था? खुद राजा जी थे। स्वतंत्रता सेनानी भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारी के सम्मान में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है आपका। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में आपका अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है? 1973 में, 1973 ही था ना? हाँ, 1973, हाँ। और इसी के तहत पहला जो बना था आपका टाइगर रिजर्व वो कॉर्बेट ही था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसका नाम शिकारी और प्रगतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। यह समुद्र तल से 1938 मीटर 6358 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में आपको देखने को मिलेगा। तो नंदा देवी बेसिन 1939 में नंदा देवी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1988 में विश्व धरोहर इसे घोषित किया गया। 2004 में नंदा देवी पार्क को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पूरी तरीके से देश के अंदर आता है। अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये जाना जाता है आपका कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है अशकोट है का, अशकोट आप याद रखना पिथौरागढ़ में आपका। तो लिखा अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़ शहर से लगभग 54 किलोमीटर की दूर इस एक छोटा सा गाँव है अशकोट, वहाँ पर अवस्थित है। ये कस्तूरी मृग अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया था और यह जो देखा जाता है लुप्त प्राय कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अशकोट अभ्यारण्य में 600 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है, जो वनस्पति और जीवों की असंख्य प्रजातियों से संबंधित है। अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाली कुछ अन्य जानवरों की प्रजातियों में जंगली कैट, बंगाल टाइगर, हिमालय तेंदुआ, तीतर, सैराब, काखड़, सीवेट कैट, घोरल, हिमालय भूरा भालू, ये सारे आ जाते हैं। अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। इसे भारत के हरित स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। इसे कट कर देना, ये पुराना डाटा है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें बता दी थी। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। हिंदी, गढ़वाल, जौनसारी, कुमाऊं बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी आधिकारिक भाषा कौन सी? सेकंड जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, 2008 में घोषित हुई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग बता दिया, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर है। और चलो, ये हो गया था। बिरथी जलप्रपात, अगर बिरथी जलप्रपात की बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो लिखा हुआ है बिरथी जलप्रपात वनवा नदी पर स्थित है। बिरथी जलप्रपात उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वनवा नदी। यह झरना समुद्र तल से 400 फीट ऊपर उठता है और
कालामुनी दर्रे से भी पहुंचा जा सकता है यहाँ पे। बिरती जलप्रपात मुनस्यारी से लगभग 35 किलोमीटर दूर और एक छोटी सी पगडंडी है, उसके द्वारा पहुंचा जा सकता है। पगडंडी मतलब छोटा सा रास्ता, संकरा सा रास्ता। झरने के आसपास का क्षेत्र घने जंगल से घिरा हुआ है और पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। तो याद रखना, पिथौरागढ़, बिरती जलप्रपात, वनवा नदी। भैंकलताल और ब्रह्मताल अगर ये देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मताल चमोली जिले में। तो भेकाल ताल की अगर बात करें, ब्रह्मताल जिसका अर्थ होता है एक झील भगवान ब्रह्मा जो को समर्पित है, उत्तराखंड में चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में सबसे अधिक ऊंचाई वाली प्राकृतिक झील है, जो ट्रैकर्स के लिए एक प्रसिद्ध शीतकालीन ट्रैक भी है। भेकाल ताल बेस कैंप लोहजांग से अभियान से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्दियों के दौरान दोनों ताल बर्फ की एक सख्त परत से जम जाते हैं। भेकाल ताल का पानी दोनों दिशाओं में मुंडोली और रतगांव की ओर बहता है। इस झील के पानी का स्रोत अभी भी अज्ञात है। यह विभिन्न प्रकार के पेड़ों के घने जंगलों के बीच है और ब्रह्मताल एक खुले घास के मैदान में। दोनों झीलों के बीच की अगर दूरी देखी जाए 7 किलोमीटर के आसपास है। लोहजांग से भेकल ताल एक ट्रैक घने जंगल से होकर गुजरता है और भेकल ताल से ब्रह्मताल मार्ग खुले घास के मैदानों से होकर गुजरता है, जो हिमालय की चोटियों जैसे त्रिशूल, नंदकुंटी और वान, दिदीना, रतगांव, बुरशोल, डुंगरी आदि जैसे गांवों के साथ दोनों तरफ की घाटी के दृश्य पेश करता है। घाटी के चारों ओर सफ़ेद परत और दूसरे मौसम में हरे भरे घास के मैदान और जंगल के दृश्यों सर्दियों के दृश्य में वर्ष भर सुलभ यह ट्रैक इस ट्रैक को बहुत ही अनूठा और विशेष बनाता है। चमोली जिले, अगर चमोली जिले की बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। उत्तर में तिब्बत क्षेत्र लगता है, पूर्व में पिथौरागढ़ और बागेश्वर आपका देखने को मिलता है। दक्षिण में अल्मोड़ा, दक्षिण पश्चिम में पौड़ी, पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तर में उत्तरकाशी देखने को मिलेगा। प्रशासनिक मुख्यालय आपको गोपेश्वर में देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी की अभी बात की थी हमने, 6 तहसीलें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बड़कोट हो गया, डुंडा हो गया, भटवाड़ी, चिरैली, सौड़, पुरोला और मोरी। उत्तरकाशी जिला शहर हिमालय श्रेणी में ऊंचे बोल सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित है और गंगोत्री यमुना दोनों का क्या है स्रोत जो है वो उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, काशी विश्वनाथ भी देखा जाए तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है ना। और भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है आपका उत्तरकाशी। बागेश्वर की बात करें, सबसे पूर्वी जिला है, कुमाऊं के अंतर्गत आता है, सौर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये याद रखना, तिब्बत का पठार उत्तर में और नेपाल पूर्व में स्थित है। काली नदी गुंजी के पास 2 हेडवाटर से जुड़ने से बनती है और दक्षिण की ओर बहती है, जिससे नेपाल के साथ पूर्वी सीमा बनती है हमारी। कैलाश झील मानसरोवर के लिए हिंदू तीर्थ मार्ग इसे यहीं से जाया जाता है। लिपुलेख दर्रे को क्रॉस करते हुए 6 तहसील आपको मुनस्यारी, धारचूला, दीडीहाट, बैरीनाग, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ आपको देखने को मिलेगी। और कुछ प्रमुख खनिज भंडार जैसे मैग्नीशियम, अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, स्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। बागेश्वर की अगर बात करें तो ये कुमाऊं प्रमंडल में आपका आता है और बागेश्वर शहर जिला मुख्यालय यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। 1997 में अल्मोड़ा से ही अलग हुआ था। बागेश्वर जिला पश्चिम उत्तर पश्चिम से चमोली, उत्तर पूर्व से पिथौरागढ़ और दक्षिण में अल्मोड़ा से घिरा हुआ है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 26वां। और राज्य कौन सा बना था? 27वां। ये याद रखना आप। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बोल रहा है, डेंसिटी के हिसाब से। तो डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो 26वां तो आता है डेंसिटी के हिसाब से, और हमारा 189 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा कि 189 लोग हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। ठीक है ना। और अगर देखा जाए भाई 2001 में ये 159 था। ठीक है ना। और भारत का अगर देखा जाए तो भारत के जो एवरेज से काफ़ी कम है, 382 है। किसका? इंडिया का। भारत का जनसंख्या जो घनत्व था वो कितना बड़ा था? 17.54% के हिसाब से बड़ा था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, 1106 प्रति वर्ग बोल सकते हैं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 केवल। पर अगर बोला जाएगा भाई, अगर यूटी भी जुड़ जाएगा तब दिल्ली बोलना, क्योंकि दिल्ली तो लगभग आपका 10 गुना ज़्यादा है, 11,320। 1100 पे बिहार है, ये 11,000 पे। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा तो अंडमान निकोबार है, 46। सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में देखने को मिलेगा, सबसे कम आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की अगर बात करें, कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 1.01 करोड़ थी। लिंगानुपात 963 था। क्षेत्रफल 53,483 था आपका। और साक्षरता दर थी 78.82%। और वृद्धि दर थी हमारे यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि दर थी 18.81। ये बोल सकते हैं आपका एवरेज से, इंडिया के एवरेज से क्या था? ज़्यादा था। वो 17.54 था, हमारा 18.81 था। नेक्स्ट आता है, किस ब्रिटिश वास्तुकार ने वन अनुसंधान संस्थान FRI, आप जानते हैं देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। और 1987 से हर 2 साल में क्या करता है, एक वन स्थिति की सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और अभी हाल फिलहाल में आपकी 2021 में हुई थी और इसके बाद 2023 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना।
लगभग 24% के आसपास था फॉरेस्ट कवरेज अभी इंडिया का, 33 के आसपास इसे करना है, 24% के आसपास है मोटा माटी। तो ये इसके वास्तुकार थे सीजी ब्लॉमफील्ड। तो लिखा हुआ है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये सीजी ब्लॉमफील्ड आप जान सकते हैं। तो एफआरआई भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है और भारतीय वन सेवा संवर्गों और सभी राज्य वन सेवा संवर्गों के लिए भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित और अपनी तरह सबसे पुराने संस्थानों में से एक। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान परिसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्टाफ कॉलेज की मेजबानी करता है, जो भारतीय वन सेवा आईएफएस के लिए चुने गए अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। इसकी स्थापना 1878 में डिट्रिच ब्रैडिस द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। 1906 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के तहत इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में फिर से इसे स्थापित किया गया था। तो हमें यही बताया जाता है 1906। वन अनुसंधान संस्थान जो एफआरआई है देहरादून पहले माल रोड पर चांद बाग दून स्कूल का वर्तमान स्थान में स्थित था। इसके बाद नए भवनों का निर्माण शुरू हुआ ग्रीक रोमन शैली में, जो किसने किया था? ब्लॉमफील्ड ने किया था। 1929 में तत्कालीन वायस राय जो थे फ्रीमन थॉमस विलिंगटन के प्रथम मार्कवेक्स द्वारा किया गया था। यह एक राष्ट्रीय विरासत स्थल है। एफआरआई और कॉलेज एरिया परिसर उत्तर में कौलागढ़ भी बोलते हैं और दक्षिण में भारतीय सेना अकादमी के बीच एक जनगणना शहर है। टॉन्स नदी अपनी पश्चिम सीमा बनाती है। यहाँ पे इमारत को कुछ समय के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी विशुद्ध रूप से ईंट संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया गया था एक टाइम पे। संस्थान के पास वानिकी अनुसंधान करने के लिए सभी सुसज्जित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, हर्बेरियम, ठीक है ना, हर्बोरेटा, प्रिंटिंग प्रेस और प्रायोगिक क्षेत्रों का एक विकसित बुनियादी ढांचा है, जो दुनिया में कहीं भी अपनी तरह का सबसे अच्छा है। यहाँ देहरादून चक्राता मोटरबेल रोड पर क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर दूर है, घंटाघर से। यह भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। एफआरआई की इमारत में एक वनस्पति संग्रहालय भी है और यह दुनिया में भर में अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन? आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सबसे कम हरियाणा में। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, फिर जल दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका 22 मार्च को देखने को मिलेगा। बहुत आसान है, वन फिर जल फिर मौसम और फिर आप सीधे आ जाना कहाँ पे? पृथ्वी पर। तो कम से कम 21, 22, 23 याद कर लेना, वन, जल और मौसम। माप के लिए धूलिपा था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अजयपाल, राजा अजयपाल। राजा अजयपाल जो थे आपके 37वें शासक थे, ठीक है ना, पंवार वंश के। तो माप के लिए धूलिपा था अजयपाल द्वारा पेश किया गया था। राजा अजयपाल गढ़वाल साम्राज्य के 37वें शासक थे, जिन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के सभी छोटी छोटी रियासतों को अपने शासन में ले लिया था। 52गढ़, उन्हें देवलगढ़ की राजधानी के साथ गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। उन्होंने बाद में अपनी राजधानी देवलगढ़ से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? श्रीनगर। कनकपाल की अगर बात करें तो गढ़वाल साम्राज्य के प्रथम शासक माने जाते हैं अजयपाल 37वें और जगतपाल आपके 34वें। गढ़वाल साम्राज्य की अगर बात करें तो वर्तमान उत्तर पश्चिम हिमालय राज्य उत्तराखंड में एक स्वतंत्र राज्य था। गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना 823 में राजा कनकपाल के द्वारा की गई थी। वह उस जगह से आया था जिसे अब धार में धारा नगरी के नाम से जाना जाता है, नगरी। ब्रिटिश राज के दौरान राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, गढ़वाल रियासत और ब्रिटिश भारत। उसमें गढ़वाल का क्षेत्र भी काफ़ी चले गया था। इस अवधि के दौरान गढ़वाल की रियासत पंजाब हिल्स के राज्यों में से एक थी, जो पंजाब हिल्स स्टेट एजेंसी का हिस्सा बन गई थी। हालांकि यह पंजाब प्रांत प्रशासन के अधीन नहीं आता था। गढ़वाल या स्वतंत्र गढ़वाल की रियासत में वर्तमान टिहरी गढ़वाल जिले और अधिकांश उत्तरकाशी जिले शामिल थे। यह पूर्व राज्य अगस्त 1949 में भारत संघ में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। गढ़वाल बोल सकते हैं जो गढ़वाल रियासत थी। तो गढ़वाल रियासत में टिहरी और उत्तरकाशी के क्षेत्र आपके आते थे। आखिर किसके बलिदान से राजशाही से टिहरी के लोगों को मुक्ति मिल गई थी? तो किसके बलिदान से? आप जानते हैं श्रीदेव सुमन के बलिदान से। तो लिखा हुआ है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें काफ़ी युवा उम्र में गांधीवादी सिद्धांतों और विचारों का पालन किया था। उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना और सच्चाई और शांति के साथ बिना किसी हथियार के स्वतंत्रता हासिल की थी। उनके बलिदान से अंततः राजशाही से टिहरी के लोगों को मुक्ति मिली। उन्हें विद्रोही घोषित कर दिया गया था। 1943 में टिहरी राजा द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया तथा केवल 29 साल की उम्र में जेल में ही क्या हो गए थे? मर गए थे। डेट थी 25 जुलाई 1944 को और अंतिम संस्कार किए बिना भिलंगना नदी में क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था। हरगोविंद पंत की अगर बात करें तो ये भी आपके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड के। कुमाऊं परिषद राजनीतिक समूह के संस्थापक माने जाते हैं। वर्ष 1951 में संयुक्त प्रांत विधानमंडल के उपसभापति भी चुने गए थे। बाबा उत्तराखंड की अगर बात करें, राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनकी मृत्यु 2004 में मैराथन 38 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जिसने गैर सैंड को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की मांग की थी, ठीक है ना, 38 दिन की भूख हड़ताल के बाद। कुमाऊं का प्राचीन जाति जो मुंड और शबर है, ये किस नाम से जानी जाती है? इसको कौल भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। कौल गढ़वाल समाज के बुनकर संप्रदाय
वह भांग के रेशे से पोशाक सामग्री बुनते हैं। कोलियों के बीच पबिया भांग के रेशे बुनकर गायकरिया कोली राजपूत नर का पुत्र और कोली मादा के रूप में उपसमूह थे। उन्हें मुंड तथा सबर के नाम से भी जाना जाता। किरात जनजाति अगर देखा जाए तो उसी तरह गिरत बोक्सा थारू मेहर को किरात सभ्यता के वंशज कहा जा सकता है। गंगोत्री भील गंगा घाटी और यमुना घाटी किरात सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। खस जनजाति की अगर बात करें, एक राजपूत समुदाय था और ऐतिहासिक रूप से पहाड़ी राजाओं के लिए सेना की भर्ती के रूप में स्वीकार किया जाता था। खास के प्रमुख देवता कौन थे? काशू थे। खास के उत्तराखंड या खस के उत्तराखंड में दसियों ग्राम देवी देवताओं और तीर्थ स्थानों जैसे बैजनाथ, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, द्वार, हाट, बिनसर आदि का आविष्कार किया था। जौनसार की अगर बात करें, जौनसार भाबर क्षेत्र देहरादून जिले का उत्तरी आधा भाग बनाता है। वहाँ रहने वाले लोगों को जौनसारी कहा जाता है। वे अपने शुद्ध आर्यन भंडार के लिए जाने जाते हैं। जौनसारी का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा? माघ मेला है। जौनसारी अभी भी बहुपतित्व का अभ्यास करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका महाभारत के पांडव भाइयों के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिनकी एक साधारण पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया था? 1840 में आई थी, ठीक है ना, श्रीनगर से पौड़ी। तो लिखा हुआ है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 1840 ईस्वी में श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। गढ़वाल राज्य वर्तमान में उत्तर पश्चिम हिमालय राज्य उत्तराखंड भारत में एक स्वतंत्र राज्य, जिसकी स्थापना 823 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान गढ़वाल राज्य दो भागों में विभाजित हुआ था, गढ़वाल रियासत और दूसरा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड बोल सकते हैं आपका गढ़वाल रीजन, ठीक है ना। अब जो गढ़वाल रियासत थी उसमें केवल दो ही आते थे। गढ़वाल आता था आपका कौन सा? टिहरी गढ़वाल आता था और दूसरा आता था आपका उत्तरकाशी सॉरी, ठीक है ना। उसके अलावा सारा किस में चले गया था? कुमाऊं, और बाकी सारी जो जगह थी वो अंग्रेजों के पास चली गई थी, ठीक है। गढ़वाल और स्वतंत्र गढ़वाल की रियासत में वर्तमान टिहरी गढ़वाल और अधिकांश उत्तरकाशी जिला आता था। श्रीनगर भारत प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब ये श्रीनगर दूसरा वाला श्रीनगर है, ठीक है ना। श्रीनगर कश्मीर घाटी में झेलम नदी तथा सिंधु की एक सहायक नदी और डल तथा एंकर झीलों के तट पर स्थित है। यह शहर अपने प्राकृतिक वातावरण, बागीचों और बंदरगाह और हाउसबोट के लिए जाना जाता है। ये कश्मीर वाला श्रीनगर है। 1358 ईस्वी गढ़वाल महाराज अजयपाल के शासनकाल के तहत आया, जो परमार वंश के राजा अजयपाल चांदपुर रियासत के सिंहासन पर चढ़े थे। 1517 में श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। परमार वंश के तहत 1803 ईस्वी तक ये राजधानी बनी रही। 1743 में श्रीनगर गढ़वाल के प्रसिद्ध कलाकार मौला राम का जन्म होता है और 26 अगस्त 1894 को विरही बाढ़ के पुराने श्रीनगर को क्या कर दिया था? तबाह और नष्ट कर दिया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 लिखा हुआ है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी। 1905 में गढ़वाली मासिक पत्र गढ़वाल संघ ने प्रकाशित किया था इसे, जिसके संपादक गिरजादत्त नैथानी थे। गढ़वाल अखबार 1902 में लैंसडाउन से गिरजादत्त नैथानी द्वारा निकाला जाता था। गढ़वाल भतृमंडल की स्थापना 1907 में लखनऊ में हुई थी। गढ़वाल भतृमंडल के संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी थे। गढ़वाल भतृमंडल का पहला बोल सकते हैं अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कुलानंद बहुगुणा ने की थी। गढ़वाल भतृमंडल के पहले अधिवेशन में गढ़वाल संघ और हितकारिणी सभा एक हो गई थी। अब आता है कुछ विधानसभाएं और मंडल आ जाती हैं। गढ़वाल संघ और हितकारिणी सभा 1901 तारादत्त गैरोला। गढ़वाल भतृमंडल, ठीक है ना, यह भ्रात हो गया यार, ये भतृ, चलो ठीक है। 1907 मथुरा प्रसाद नैथानी। सरोला सभा 1904 तारादत्त गैरोला। क्षेत्रीय विधानसभा 1919 जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। गैर विश्राम विधानसभा 1907 धनीराम शर्मा। जागृति गढ़वाल संघ 1919 प्रताप सिंह नेगी। हितकारिणी सभा की स्थापना राज बलवंत राव खेर, दीवान बिहारी लाल खजांची और श्री अंबिका चरण बनर्जी ने 1868 में भारत के मध्य प्रदेश में की थी हितकारिणी सभा। 1871 में एक बैठक में हितकारिणी सभा की बैठक अदालत की भाषा के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए हुई थी। 8 से 2 के अंतर से तय हुआ कि उर्दू से हिंदी ज़्यादा उपयुक्त है। हितकारिणी सभा की प्रारंभिक संस्थाएं भोलानाथ सिंगई द्वारा अपने पुत्र कस्तूरचंद की स्मृति में दान किए गए भवनों में शुरू की गई थी। हितकारिणी की सभा के तहत अपने शुरुआती चरण में स्थापित संस्थान है, जैसे कस्तूरचंद हितकारिणी संस्कृत पाठशाला जबलपुर 1870, कस्तूरचंद हितकारिणी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोसगंज जबलपुर 1871, हितकारिणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी भारत के जबलपुर में स्थित एक निजी इंजीनियरिंग संस्थान है। यह माओ कौशल क्षेत्र का दूसरा सबसे पुराना निजी इंजीनियरिंग संस्थान है। हितकारिणी सभा अब 8 कॉलेज, 18 स्कूल और एक कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, जिसमें 13,000 से अधिक छात्र क्या करते हैं? शिक्षा लेते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।